आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध की घटनाओं के बारे में। और युद्ध की घटनाओं में भी आज हम पार्ट 1 देखेंगे। हम इससे पहले देख लेते हैं क्या क्या करा चुके हैं, क्योंकि ये सभी एक सीरीज वाइज में चलेंगे। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ आपको बहुत ही आराम से समझ में आने लगेगी। तो देख लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। इसके बाद रीजन्स क्या क्या थे, क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसके 2 पार्ट्स थे, 1 और 2, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं युद्ध की घटनाएं। युद्ध की घटनाएं बहुत ज़्यादा थी, जिसमें से कि हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये सभी जो टॉपिक चल रहे हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इनको जाने बिना सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो 1 क्लास में या 2 क्लास में ही पूरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर चुके थे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस आते हैं अंदर से, बेस से। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। तो हमारा यही है, रीज़न है कि अच्छे से पढ़ाया जाए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए, कुछ भी ना छोड़ा जाए। तो देख लेते हैं आज युद्ध की घटनाओं में पार्ट 1। पहला है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, महायुद्ध का आरंभ। महायुद्ध का आरंभ कैसे हुआ? जो जर्मन के जो नागरिक थे वो दूसरे देशों में रह रहे थे। उसका रीजन था प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी को तोड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसके प्रदेशों को जब दूसरे देशों में मिला दिया गया था, तो वहाँ पर जर्मन्स की जो संख्या थी वो अल्पमत में आ गई। वो बहुत कम थे वहाँ पे, जिससे कि वहाँ की सरकारें उन पर अत्याचार कर रही थी। तो इससे जर्मनी के जो तानाशाह थे हिटलर, उनको एक बहाना मिल गया कि मैं अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के हित में उनको अपने देश में मिला लूँ। मतलब उन पर आक्रमण करके उनको अपने देश में, उन सभी प्रदेशों को मिला लूँ और उन सभी देशों को मिला लूँ जो जहाँ पे जर्मन्स रहते हैं। तो इसी को लेकर यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया पे उसने हमला किया था, जिसमें से कि वो सफल रहा था। फिर उसने आगे बढ़कर उसने पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड पर अटैक किया 1 सितंबर 1939 को। और यही जो डेट है, यही जो तारीख है, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत वाली तारीख है। यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, अटैक किया, तो फ्रांस और जर्मनी ने उनको वार्निंग दी कि आप ऐसा मत कीजिए, आक्रमण मत कीजिए, उन पर अटैक मत कीजिए, नहीं तो हमको मजबूरन आपके खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा। लेकिन जर्मनी ने उनकी बात को नहीं माना। जर्मनी ने अपने सैनिकों से, अपने सैनिक अधिकारियों से कहा था कि आप बेफिक्र होकर लड़ाई कीजिए, बेफिक्र होकर लड़ाई कीजिए, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को म्यूनिख में देख चुका हूँ। जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं उनको म्यूनिख में देख चुका हूँ और हमारे जो शत्रु हैं वो भुनगे हैं। भुनगे का मतलब होता है बरसाती कीड़े, जो कभी कभी आते हैं, कभी कभी अगर उनका मन करता है तो वो आ जाते हैं और अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो जर्मनी को रोक सकें। तो इस तरह से उन्होंने कहा और अपनी विशाल सेना के साथ सुबह के 4 बजे 1 सितंबर 1939 को सुबह के 4 बजे, जब पूरा यूरोप सो रहा था, उसने विशाल सेना के साथ पोलैंड पर अटैक कर दिया, जिसमें से कि उन्होंने बड़ी ही पोलैंड ने बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाए। आगे है जर्मनी का पोलैंड पर अधिकार। मात्र 20 दिन के अंदर ही जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। रीजन, उन्होंने, ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा तो था कि आप युद्ध मत लड़िए, और इसके खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया था। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी 3 सितंबर 1939 को। फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा कर दी थी इनके खिलाफ। लेकिन फिर भी पोलैंड का किसी ने भी साथ नहीं दिया। मतलब थोड़ा बहुत झड़पें होती रहीं, लेकिन पूरी तरह से वो पोलैंड के सपोर्ट में नहीं आए, जिसकी वजह से पोलैंड को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद देखा गया कि पोलैंड के बचाव में फ्रांस और ब्रिटेन
नहीं आए थे, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया था, बहुत समय तक उनको ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें उन्होंने, जो जर्मनी था, उन्होंने इस पर जो अटैक किया था पोलैंड पर, वो त्वरित युद्ध प्रणाली के तहत किया था, जिसको तूफानी हमला भी बोला जाता है। बहुत भयंकर हमला किया गया था, जिससे कि पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। और मात्र 20 दिन के अंदर सिर्फ 20 दिन के अंदर पोलैंड को जीत लिया था इन्होंने। तो ये था जर्मनी पर पोलैंड का अधिकार। आगे है नकली युद्ध, छद्म युद्ध या वाक युद्ध। शुरुआत में जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो कम से कम 7 महीने तक कोई बहुत बड़ी झड़पें नहीं हुई। जर्मनी ने जिस पर भी आक्रमण किया उसको जीतते हुए चले गए और उस पर कब्जा कर लिया। इस वाले एरिया को, जो टाइम फ्रेम है, जो 1 सितंबर से लेकर 7 महीने तक, आने वाले 7 महीने तक जो भी युद्ध हुए उनको छद्म युद्ध, वाक युद्ध या नकली युद्ध के नाम से जाना जाता है, या फोनी वॉर के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में इस टाइम फ्रेम को सिटिंग वॉर के नाम से जाना जाता है, बैठा युद्ध। इसमें ये जो अवधि थी वो 7 महीने तक थी, और वो जो रही थी अवधि वो 28 जुलाई 1940 को ख़त्म हो गई। जो फोनी वार का जो समय कहा जाता है वो 28 जुलाई 1940 को ख़त्म हो गया था। अब आगे देखते हैं डेनमार्क और नॉर्वे का पतन। आगे बढ़ते हुए जब जर्मनी को ये विश्वास हो गया कि हमको कोई नहीं रोक सकता, तो उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे पे अटैक कर दिया, नॉर्वे पर। इसका एक रीजन था स्वीडन से उनको कच्चा लोहा मिलता था, जिससे कि वो अपना सारा काम चला रहे थे, हथियार बना रहे थे और बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जब स्वीडन से उनको लगा कि अगर हम अटैक नहीं किए तो स्वीडन के बीच में पड़ते हैं डेनमार्क और नॉर्वे और डेनमार्क उसको परेशान कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डेनमार्क पर अटैक किया। और डेनमार्क ने पहले ही दिन अपने हथियार डाल दिया और समझौता कर लिया और अपनी हार को स्वीकार कर लिया। लेकिन नॉर्वे कुछ समय तक लड़ता रहा। नॉर्वे इसलिए हारा कि वहाँ पर जो क्विस्लिंग एक राष्ट्रविरोधी इंसान थे, नेता थे, जो कि जर्मनी का सपोर्ट कर रहे थे इनडायरेक्टली। वो चाहते थे कि नॉर्वे पे जर्मनी का अधिकार हो जाए, तो क्विस्लिंग ने वहाँ पर जर्मनी का सपोर्ट किया और कुछ समय बाद वहाँ पर जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद नॉर्वे के जो हाकोन राजा थे, जिनका नाम था हाकोन, वो भागकर इंग्लैंड चले गए अपनी जान बचा के। और आगे जब नॉर्वे और डेनमार्क पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो इसके लिए इंग्लैंड के लिए खतरा पैदा हो गया, क्योंकि वहाँ के जो हवाई अड्डे और नौसैनिक अड्डे जो थे वो सभी जर्मनी के हाथ में आ गए, और वहाँ की जो सामुद्रिक शक्ति थी, उसकी जो पावर थी वो बढ़ गई, और वहाँ से गुजरते थे इंग्लैंड के जहाज, तो उन पे वो डायरेक्ट अटैक कर सकते थे और इंग्लैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर सकते थे। ये जो नीतियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा काम आई और उन्होंने इंग्लैंड को काफ़ी कमज़ोर भी कर दिया था आगे चल के। आगे हम देख लेते हैं नीदरलैंड और बेल्जियम पर विजय। आगे बढ़ते हुए जब उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो यूरोप को पूरी तरह से तहस नहस और विजयी करना चाहते थे जर्मन्स, क्योंकि यूरोप के जो देश थे उन्होंने उसको काफ़ी बेइज्जत किया था, काफ़ी परेशान किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। नीदरलैंड और बेल्जियम पर विजय। 10 मई 1940 को लक्जमबर्ग पर अधिकार कर लिया गया। 15 मई 1940 को नीदरलैंड को जीत लिया गया और 28 मई 1940 को बेल्जियम को तहस नहस कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने एक ही झटके में नीदरलैंड और बेल्जियम को पूरी तरह से जीत लिया। अब आगे देखते हैं फ्रांस का पतन। उनका यूरोप में सबसे बड़ा जो शत्रु था वो फ्रांस था। फ्रांस को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते थे, नष्ट कर देना चाहते थे, उसका वजूद ही मिटा देना चाहते थे। तो उन्होंने आगे बढ़कर फ्रांस पे अटैक किया और इसके बाद इटली भी युद्ध में शामिल हो गया। फ्रांस पे अटैक जर्मनी ने 10 मई 1940 को किया था। 17 मई 1940 इसमें फ्रांस की जो एक युद्ध को रोकने के लिए या जर्मन्स को रोकने के लिए एक नौसैनिक एक टुकड़ी बनाई गई थी जिसका नाम था मैजिनो। एक तरह से रक्षा कवच बनाया गया था जिसका नाम था मैजिनो। उसको सिर्फ
जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया था। बहुत ज़्यादा परिश्रम करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको बनाया था, लेकिन जर्मनी ने उसको सिर्फ 1 हफ्ते में तहस नहस कर दिया। मैजिनो जो सुरक्षा प्रणाली थी उसको 1 हफ्ते में ही ख़त्म कर दिया। और आगे बढ़ के 10 जून 1940 को इटली भी युद्ध में जर्मनी के सपोर्ट में शामिल हो गया, और इस तरह से उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई जर्मन्स की। आगे 14 जून 1940 को पेरिस पर अधिकार कर लिया गया, जर्मन्स द्वारा पेरिस पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद जब पेरिस पर अधिकार कर लिया गया तो वहां के जो सैनिक थे, कम से कम 3,40,000 सैनिक वहां से भागकर इंग्लैंड चले गए अपनी जान बचा के। इसको डनकर्क स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। इस घटना को जब वो भाग के वहां पर चले गए इंग्लैंड, इसी घटना को, डनकर्क एक जगह का नाम है, वहां से भागकर इंग्लैंड चले गए थे वहां के सैनिक 3,40,000, क्योंकि जर्मन्स उनको मार डालते, क्योंकि फ्रांस से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे जर्मन्स। तो इस घटना को डनकर्क स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा युद्ध की घटनाओं का पार्ट 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पार्ट 2 और 3 आने वाला है, जिसमें कि जो भी घटनाएं हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही।